नमस्कार। आज के हम सेशन में करने जा रहे हैं चैप्टर 3 पर्यावरण और समाज। आपने चारों ओर देखिए, आपको क्या दिखाई देता है। अगर आप कक्षा में हैं तो आप देखेंगे कि विद्यार्थी स्कूल की वर्दी में कुर्सियों पर बैठे हैं और सामने उनकी मेज पर पुस्तकें खुली हुई हैं। उनके बैग में खाने का डिब्बा और पेंसिल बॉक्स होता है। कमरे की छत पर पंखा चलता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सभी वस्तुएं, स्कूल की वर्दी, फर्नीचर, बैग, बिजली इत्यादि कहाँ से आती हैं? अगर आप इन वस्तुओं के स्रोत को ढूंढेंगे तो पाएंगे कि ये सारी वस्तुएं हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं। प्रतिदिन हम उन वस्तुओं का उपयोग करते हैं जिनके उत्पादन में दुनिया भर के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। आपकी कक्षा की कुर्सियों के निर्माण में शायद लकड़ी, कीलें, गोंद और वार्निश का उपयोग किया गया हो। इस कुर्सी को आपकी कक्षा तक पहुंचाने की यात्रा जंगल के किसी पेड़ से शुरू होती है और अन्य कई चीजों पर निर्भर करती है, जैसे बिजली, डीजल तथा व्यापार और संचार की सुविधाएं। इसके अतिरिक्त रास्ते में कई अन्य व्यक्तियों तथा संसाधनों की सहायता से यह आप तक पहुंचता है, जैसे लकड़ी काटने वाले कारीगर, सुपरवाइजर, प्रबंधक, वाहन चालक, व्यापारी तथा वे लोग जिन पर स्कूल के फर्नीचर को खरीदने की जिम्मेवारी होती है। ये उत्पादक तथा वितरक कुर्सी के निर्माण से संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं जो प्राकृतिक से प्राप्त की जाती हैं। इन संसाधनों चक्रों को समझने की कोशिश कीजिए और आप पाएंगे कि इनके संबंध परस्पर कितने जटिल हैं। इस अध्याय में हम पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक संबंधों का अध्ययन करेंगे, जिनमें समय के साथ काफी परिवर्तन आया है, क्योंकि स्थान स्थान पर इनमें भिन्नता पाई जाती है। यह अत्यंत आवश्यक है कि ऐसे परिवर्तनों को एक क्रमबद्ध रूप में समझा तथा देखा जाए। आज हमारे समक्ष कई पर्यावरण संबंधी समस्याएं हैं जिन पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। इस संकट की स्थिति से उभरने के लिए हमें समाजशास्त्रीय रूपरेखा के अंतर्गत ये समझने की आवश्यकता है कि ये क्यों घटित होते हैं तथा इन्हें कैसे रोका जा सकता है अथवा इसका क्या हल हो सकता है। पारिस्थितिकी, इकोलॉजी प्रत्येक समाज का आधार होती है। पारिस्थितिकी शब्द से अभिप्राय एक ऐसे जाल से है जहां भौतिक और जैविक व्यवस्थाएं तथा प्रक्रियाएं घटित होती हैं और मनुष्य भी इसका एक अंग होता है। पर्वत तथा नदियां, मैदान तथा सागर और जीव जंतु ये सब पारिस्थितिकी के अंग है। किसी स्थान की पारिस्थितिकी पर वहां के भूगोल तथा जलमंडल के अंत क्रियाओं का भी प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए मरुस्थलीय प्रदेशों में रहने वाले जीव जंतु अपने आप को वहां की परिस्थितियों के अनुरूप, जैसे कम वर्षा, पथरीली अथवा रेतीली मिट्टी तथा अत्यधिक तापमान में अपने आप को ढाल लेते हैं। इसी प्रकार पारिस्थितिकीय कारक इस बात का निर्धारण करते हैं कि किसी स्थान विशेष पर लोग कैसे रहेंगे। किंतु समय के साथ साथ मनुष्य की क्रियाओं द्वारा पारिस्थितिकी में परिवर्तन आया है। अगर ध्यानपूर्वक देखें तो हम पाएंगे कि पर्यावरण के प्राकृतिक कारक जैसे अकाल या बाढ़ की स्थिति आदि की उत्पत्ति भी मानवीय हस्तक्षेप के कारण होती है। नदियों के ऊपरी अक्षेत्र में जंगलों की अंधाधुंध कटाई नदियों में बाढ़ की स्थिति को और बढ़ा देती है। पर्यावरण में मनुष्य के हस्तक्षेप का एक अन्य उदाहरण विश्वव्यापी तापमान वृद्धि के कारण जलवायु में आने वाला परिवर्तन भी है। समय के साथ पारिस्थितिकीय परिवर्तन के लिए कई बार प्राकृतिक तथा मानवीय कारणों को अलग करना तथा उसमें अंतर करना काफी कठिन होता है। साथ ही जैव भौतिकी संपदा और प्रक्रिया में जहां मनुष्यों के हस्तक्षेप के कारण परिवर्तन देखा गया, उदाहरण के तौर पर नदी का बहाव तथा वनों में जीव जंतुओं का संयोजन, वहीं दूसरी ओर हमारे चारों ओर कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो पूरी तरह से मनुष्य द्वारा निर्मित हैं। कृषि भूमि जहां मिट्टी तथा पानी के बचाव के कार्य चल रहे हों, खेती और पालतू पशु, कृत्रिम खाद तथा कीटनाशक का प्रयोग, यह सब स्पष्ट रूप से मनुष्य द्वारा प्रकृति में किया गया परिवर्तन है। शहर के निर्माण में प्रयुक्त सीमेंट, ईंट, कंक्रीट, पत्थर, शीशा और तार हालांकि प्राकृतिक संसाधन है, परंतु फिर भी ये मनुष्य की कलाकृति के उदाहरण हैं। सामाजिक पर्यावरण का उद्भव जैव भौतिकी, पारिस्थितिकी तथा मनुष्य के हस्तक्षेप की अंतःक्रियाओं के द्वारा होता है। यहाँ दो तरफा प्रक्रिया है। जिस प्रकार से प्राकृतिक समाज को आकार देती है, ठीक उसी प्रकार से समाज भी प्रकृति को आकार देता है। उदाहरण के तौर पर सिंधु गंगा के मैदान के बाढ़ के मैदान की उपजाऊ भूमि गहन कृषि के लिए उपयुक्त है।
इसकी उच्च उत्पादक क्षमता के कारण यह घनी आबादी का अक्षेत्र बन जाता है तथा अतिरिक्त उत्पादन और गैर कृषि क्रियाकलाप आगे चलकर जटिल अधिक्रमिक समाज तथा राज्य को जन्म देते हैं। ठीक इसके विपरीत राजस्थान के अमृतस्थल केवल पशुपालकों को ही सहारा देते हैं, जो अपने पशुओं के चारे की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकते रहते हैं। यह एक उदाहरण है कि किस प्रकार पारिस्थितिकी मनुष्य के जीवन तथा उसकी संस्कृति को आकार देती है। वहीं दूसरी तरफ पूंजीवादी सामाजिक संगठनों ने विश्व भर की प्रकृति को आकार दिया है। निजी परिवहन पूंजीवादी वस्तु का एक ऐसा उदाहरण है जिसने जीवन तथा भूदृश्य को बदला है। शहरों में वायु प्रदूषण तथा भीड़ भाड़, प्रादेशिक झगड़े, तेल के लिए युद्ध तथा विश्वव्यापी तापमान वृद्धि आदि पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों के कुछ एक उदाहरण है। बढ़ता हुआ मानवीय हस्तक्षेप पर्यावरण को पूरी तरह से बदलने में सक्षम है। सामाजिक संगठन के द्वारा पर्यावरण तथा समाज की अंतःक्रियाओं को आकार प्रदान किया जाता है। संपत्ति के संबंध यह निर्धारित करते हैं कि कैसे तथा किसके द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि वनों पर सरकार का आधिपत्य है तो यह अधिकार भी उसे ही होगा कि वह यह निर्णय ले कि क्या वह इसे पट्टे पर किस लकड़ी के कारोबार करने वाली कंपनी को देना चाहेगी, अथवा ग्रामीणों को जंगलों से प्राप्त होने वाली वन्य उत्पादों को संग्रहित करने का अधिकार देगी। भूमि तथा जल संसाधन का व्यक्तिगत स्वामित्व इस बात का निर्धारण करेंगे कि क्या अन्य लोगों को इन संसाधनों के उपयोग का अधिकार होगा, और यदि हाँ तो किन नियमों तथा शर्तों के अंतर्गत। संसाधनों पर नियंत्रण तथा स्वामित्व श्रम विभाजन और उत्पादन की प्रक्रिया से संबंधित है। कृषिहीन मजदूरों एवं स्त्रियों का प्राकृतिक संसाधनों से संबंध पुरुषों की तुलना में भिन्न होता है। ग्रामीण भारत में स्त्रियां संसाधनों की कमी से ज्यादा प्रभावित होती हैं, क्योंकि ईंधन तथा पानी लाने का काम स्त्रियों का ही होता है। लेकिन फिर भी इन संसाधनों पर इनका कोई नियंत्रण नहीं होता है। विभिन्न सामाजिक समूह किस प्रकार अपने आप को पर्यावरण से जोड़ते हैं, सामाजिक संगठन इसे किस हद तक प्रभावित करते हैं। पर्यावरण तथा समाज के मध्य संबंध उसके सामाजिक मूल्यों तथा प्रतिमानों के साथ ही उनके ज्ञान की व्यवस्था में भी प्रतिबिंबित होते हैं। पूंजीवादी मूल्यों ने प्रकृति के उपयोग वस्तु होने की विचारधारा को पोषित किया है, जहां प्रकृति को एक वस्तु के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है जिसे लाभ के लिए खरीदा या बेचा जा सकता है। उदाहरण, नदी के बहुविकल्पीय सांस्कृतिक अर्थों जैसे पारिस्थितिकीय, उपयोगितावादी, धार्मिक तथा सौंदर्यपरकता के महत्व को समाप्त कर इसे मात्र एक उद्यमकर्ता के लिए पानी को हानि या लाभ की दृष्टि से बेचने का कारोबार बना दिया है। समानता तथा न्याय के समाजवादी मूल्यों ने कई देशों में बड़े बड़े जमींदारों से उनकी जमीनों को छीन उन्हें पुण्य भूमिहीन किसानों में बांट दिया है। धार्मिक मूल्य धार्मिक हितों तथा विभिन्न किस्मों को संरक्षण देश के तथा अन्य वर्ग यह मान सके कि उन्हें अपने हितों के लिए पर्यावरण में परिवर्तन करने का दैवीय अधिकार प्राप्त है। पर्यावरण तथा समाज के संबंधों को कई भिन्न परिप्रेक्ष्यों में देखा जा सकता है। इन भिन्नताओं के अंतर्गत प्रकृति पोषण, विवाह तथा व्यक्तिगत विशेषताएं होती हैं जो पारिवेशिक कारकों से प्रभावित होती हैं या आती हैं। उदाहरणार्थ, क्या व्यक्ति गरीब इसलिए होता है क्योंकि वे सहज रूप से कम गुणी या कम मेहनती होते हैं, अथवा उनका जन्म अच्छी परिस्थितियों में न हुआ हो, या फिर उन्हें उचित मौका न मिले हो। पर्यावरण तथा समाज के बारे में सिद्धांत तथा आंकड़े उन सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं जिनसे उनका प्रादुर्भाव होता है। अतः इस मान्यता को कि स्त्रियां पुरुषों की तुलना में कम योग्य होती हैं और काले लोग श्वेत की तुलना में कम योग्य होते हैं, सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तनों के कारण 18वीं शताब्दी में चुनौती मिली, क्योंकि समानता की विचारधारा का चारों ओर प्रचार प्रसार हुआ। साम्राज्यवाद ने पर्यावरण तथा समाज से संबंधित ज्ञान का प्रसार किया और अधिकांश इसमें क्रमबद्ध तरीके से संकलित किया ताकि ये संसाधन साम्राज्यवादी ताकतों की उपलब्ध होते रहें। साम्राज्यवादी जरूरतों की ध्यान में रखते हुए कई नए विषय तैयार किए गए, यथा भूगोल, जीव विज्ञान, वनस्पति वानिकी, भूगर्भ विज्ञान तथा द्रव चालित अभियांत्रिकी। इतना ही नहीं, इन विषयों को मात्र तैयार ही नहीं किया गया बल्कि इन्हें संस्थागत रूप में तैयार किया गया ताकि ये साम्राज्यवादी आवश्यकताओं के लिए प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन को आसान बना सके। पर्यावरण प्रबंधन हालांकि एक कठिन कार्य है। हमारे पास इन जैव भौतिक प्रक्रियाओं के पूर्वानुमान तथा उसे रोकने के बारे में अधिक जानकारी नहीं है।
इसके साथ ही साथ पर्यावरण के साथ मनुष्य के संबंध और अधिक जटिल हो गए हैं। बढ़ते औद्योगिकरण के कारण संसाधनों का दोहन बड़े पैमाने पर अत्यंत तीव्र गति से हो रहा है, जिसने पारिस्थितिकी तंत्र को कई तरह से प्रभावित किया है। जटिल औद्योगिक तकनीकी तथा संगठन की व्यवस्थाओं के लिए बेहतरीन प्रबंधन व्यवस्था की जरूरत होती है, जो अधिकांश गलतियों के प्रति कमजोर तथा सुभेद होते हैं। आज हम जोखिम भरे समाज में रहते हैं, जहां ऐसी तकनीकी तथा वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं जिनके बारे में हमें पूरी समझ नहीं है। नाभिकीय विपदा जैसे चेरनोबिल, भोपाल की औद्योगिक दुर्घटना, यूरोप में फैली मैड काऊ बीमारी औद्योगिक पर्यावरण में होने वाले खतरों को दिखाते हैं। पर्यावरण की प्रमुख समस्याएं और जोखिम। वैसे तो पर्यावरण से संबंधित समस्याएं प्रत्येक देश तथा परिप्रेक्ष्य में बदलती रहती हैं, लेकिन निम्नलिखित समस्याएं ऐसी हैं जिन्हें सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया है। संसाधनों की क्षीणता, कमी। अस्वीकृत प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करना पर्यावरण की एक गंभीर समस्या है। वैसे तो आए दिन जैव ऊर्जा, मुख्यतः पेट्रोलियम की कमी ही समाचार पत्रों में दिखाई देती है, लेकिन ध्यानपूर्वक देखा जाए तो पानी तथा भूमि में क्षीणता बहुत तेजी गति से आ रही है, या यूं कहें कि वे समाप्ति के कगार की तरफ तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। भूजल के स्तर में लगातार कमी वैसे तो पूरे भारत में है, परंतु मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में स्पष्ट देखी जा सकती है, जहां पानी हजारों लाखों साल से लगातार जमा होता रहा है। कुछ ही दशकों में कृषि, उद्योग तथा शहरी केंद्रों की बढ़ती मांगों के कारण खत्म होता जा रहा है। नदियों के बहाव को मोड़े जाने के कारण जल बेसिन को जो क्षति पहुंचती है, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। शहरों के जलाशय भर दिए गए हैं और वहां निर्माण कार्य होने के कारण प्राकृतिक निकासी के साधनों को नष्ट किया जा रहा है। भूजल की ही तरह मृदा की ऊपरी परत का निर्माण भी हजारों सालों में होता है। यह महत्वपूर्ण कृषि संसाधन भी पर्यावरण के कुप्रबंधन जैसे भू कटाव, पानी का जमाव तथा खारेपन के कारण नष्ट होते जा रहे हैं। भवन निर्माण के लिए ईंटों का उत्पादन भी मृदा की ऊपरी सतह के नाश के लिए जिम्मेदार है। जैविक विविधता वाली आवास जैसे जंगल, घास के मैदान और आर्द्र भूमि आदि अन्य मुख्य संसाधन हैं जो बढ़ती कृषि भूमि के कारण समाप्ति के कगार पर खड़े हैं। हालांकि विश्व के विभिन्न हिस्सों में भारत सहित कुछ वनरोपण किए गए हैं, जिनके कारण हाल के कुछ दशकों में वनस्पति के स्तर में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन फिर भी रुझान नुकसान की ओर ही है। इन आवासों की बढ़ती कमी कई वन्य जीवों की किस्म के लिए खतरा है। आपने हाल ही में सुना होगा कि इतने सख्त कानूनों तथा इतने बड़े अभयारण्यों के बावजूद बाघों की जनसंख्या में गिरावट आई है। प्रदूषण। ग्रामीण तथा शहरी इलाकों में वायु प्रदूषण एक मुख्य समस्या मानी जा रही है, जिससे स्वास्थ्य तथा सेहत संबंधी दूसरी बीमारियां तथा मृत्यु भी हो सकती है। वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं उद्योगों तथा वाहनों से निकलने वाली जहरीली गैसें तथा घरेलू उपयोग के लिए लकड़ी तथा कोयले का प्रयोग। हम सभी ने वाहनों तथा उद्योगों से होने वाले प्रदूषण के बारे में सुना है और चिमनियों तथा कार की पाइप से निकलते हुए धुएं की तस्वीर भी देखी है, लेकिन हम कभी यह महसूस नहीं कर पाते कि खाना बनाने वाला ईंधन भी आंतरिक प्रदूषण का स्रोत है। यह विशेषकर ग्रामीण घरों के लिए सच साबित होता है, जहां खाना बनाने के लिए हरी भरी लकड़ियों का प्रयोग, अनुपयुक्त चूल्हे तथा हवा के निष्कासन की व्यवस्था इत्यादि ग्रामीण महिलाओं की सेहत पर बुरा असर डालते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 2012 में करीब 70 लाख लोगों की मृत्यु का कारण वायु प्रदूषण था। पिछले अनुमान की तुलना में यह आंकड़ा दोगुना है और इस बात की पुष्टि करता है कि वायु प्रदूषण अब दुनिया का एकमात्र पर्यावरण संबंधी स्वास्थ्य जोखिम है। वायु प्रदूषण को कम करने से लाखों लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। इसने वैज्ञानिक को व्यापक जनसांख्यिकीय फैलाव से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम का अधिक विस्तृत विश्लेषण करने में सक्षम बनाया है, जिसमें अब ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। 2012 में 33 लाख लोगों की मृत्यु आंतरिक वायु प्रदूषण और 26 लाख लोगों की मृत्यु बाह्य वायु प्रदूषण से हुई। जल प्रदूषण भी एक शोचनीय विषय है, जिसने न केवल भूमि बल्कि भूमिगत जल की को भी प्रभावित किया है। जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत न केवल घरेलू नालियां और फैक्ट्रियों से निकलने वाले पदार्थ हैं, बल्कि खेतों से में निकलने वाला जल भी है, जिसमें बड़ी मात्रा में कृत्रिम खाद तथा कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाता है। विशेषकर नदियों तथा जलाशयों का प्रदूषण इसकी मुख्य समस्या है।
शहर ध्वनि प्रदूषण से भी ग्रसित है और कई शहरों में यह मामला न्यायालयीय आदेशों के अधीन है। इसके स्रोतों में धार्मिक तथा सामाजिक अवसरों पर उपयोग किए जाने वाले लाउड स्पीकर, राजनीतिक प्रचार, वाहनों के हॉर्न और यातायात तथा निर्माण उद्योग आदि हैं। वैश्विक तापमान वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई कुछ प्रमुख गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा अन्य गैसें सूर्य की रोशनी को रोककर तथा उसे वापस वायुमंडल में न जाने देकर ग्रीन हाउस प्रभाव का निर्माण करती हैं। इससे विश्व के तापमान में परिवर्तन होने के कारण ध्रुवों के हिम की परतें पिघल रही हैं, जिसके कारण समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। इससे समुद्रों के किनारों पर शीत प्रदेश जल में निमग्न हो गए तथा पारिस्थितिकी संतुलन पर भी इसका असर पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप जलवायु में उतार चढ़ाव तथा अनियमितता का प्रभाव पूरी दुनिया में देखा जा सकेगा। चीन तथा भारत पूरी दुनिया में सबसे अधिक कार्बन तथा ग्रीन हाउस से निकलने वाली गैसों में योगदान देने वाले देश हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। वैज्ञानिक जीन स्प्लाइसिंग की नई तकनीकों के द्वारा एक प्रकार के गुणों को दूसरे प्रकार में डालते हैं ताकि बेहतरीन गुणों से भरपूर वस्तु का निर्माण किया जा सके। उदाहरण के तौर पर बैसिलस के जीन को कपास की प्रजातियों में डाला गया है ताकि एक मुख्य कीटाणु बोलवर्म का उस पर कोई असर न हो। जेनेटिक मॉडिफिकेशन का उपयोग कम समय में पैदावार तथा फसल का आकार तथा उनकी समय सीमा को बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। हालांकि हमें लंबे समय में इससे होने वाले प्रभाव की बहुत ही कम जानकारी है कि ऐसा भोजन खाने वालों तथा पारिस्थितिकीय व्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ सकता है। कृषि उद्योग में जेनेटिक मॉडिफिकेशन के प्रयोग द्वारा किसान अनुर्वर बीजों के निर्माण एवं उनके पुनः उपयोग से बच सकते हैं और साथ ही साथ उन्हें इस बात की गारंटी भी मिल सकती है कि वे उनकी गुणवत्ता बनाए रखेंगे ताकि किसान उन बीजों पर निर्भर रह सकेंगे। प्राकृतिक तथा मानव निर्मित पर्यावरण विनाश। यह अपने आप पूर्ण रूपेण समझा जा सकने वाला कारण है। 1984 में भोपाल आपदा, जिसमें यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से गैस रिसने के कारण 4000 व्यक्तियों की मृत्यु और 2004 का सुनामी मानव निर्मित पर्यावरण आपदा के उदाहरण है। पर्यावरण की समस्या सामाजिक समस्या क्यों है? सामाजिक पर्यावरण की समस्याएं सामाजिक असमानता के लिए कार्य करने वाले विभिन्न समूहों को किस प्रकार प्रभावित करती हैं? सामाजिक परिस्थिति तथा शक्ति बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति अपने आप को पर्यावरण की आपदाओं से बचने या उस पर विजय प्राप्त करने के लिए किस हद तक जा सकता है। कुछ स्थितियों में उनके समाधान वास्तव में पर्यावरण की असमानताओं को बढ़ा देते हैं। गुजरात राज्य के कुछ जिलों में, जहां पानी की बहुत कमी है, संपन्न किसानों ने अपने खेतों में उपजी नकदी फसलों की सिंचाई के लिए भूजल प्राप्त करने हेतु काफी धन नलकूपों की गहरी खुदाई पर खर्च किया है। जब वर्षा नहीं होती है तब गरीब ग्रामीण के कुएं सूख जाते हैं तथा उनमें पीने तक के लिए पानी नहीं रहता। ऐसे समय में संपन्न किसानों के लहलहाते खेत मानो गरीबों का मजाक उड़ा रहे होते हैं। कुछ पर्यावरण चिंतन कभी कभी सार्वभौमिक चिंतन बन जाते हैं जब इनके संबंध किसी विशेष सामाजिक वर्ग से नहीं रह जाते। उदाहरणतः वायु प्रदूषण को कम करना अथवा जैव विविधता को संरक्षण देना सार्वजनिक हित का कार्य है। समाजशास्त्रीय समीक्षा यह दर्शाती है कि किस प्रकार से सार्वजनिक प्राथमिकताएं तय की जाती हैं तथा किस प्रकार उन्हें आगे बढ़ाया जाता है। सार्वभौमिक रूप से वे लाभदायक नहीं भी हो सकते हैं। कभी कभी जनहित के कार्यों की रक्षक नीतियां वास्तव में राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से शक्तिशाली वर्गों के लाभ की रक्षा करती हैं अथवा गरीब तथा राजनीतिक रूप से कमजोर वर्गों को नुकसान पहुंचाती हैं। बड़े बड़े बाधाओं तथा उनके आसपास के संरक्षित प्रदेशों से संबंधित वाद विवादों से पता चलता है कि जनहित के रूप में पर्यावरण बहस का एक ज्वलंत मुद्दा है। सामाजिक पारिस्थितिकी की विचारधारा यह बताता है कि सामाजिक संबंध मुख्य रूप से संपत्ति तथा उत्पादन के संगठन पर्यावरण की सोच तथा प्रयास को एक आकार देते हैं। भिन्न सामाजिक वर्ग भिन्न प्रकार से पर्यावरण संबंधित मामलों को देखते तथा समझते हैं। वन्य विभाग जो ज्यादा से ज्यादा राजस्व प्राप्त करने हेतु अधिक मात्रा में बांस का निर्माण उद्योग के लिए करेगा, वह इसे बांस के टोकरे बनाने वाले कारीगर के बांस के उपयोग से भिन्न रूप में देखेगा। इस अर्थ में उसका दृष्टिकोण कारीगर के दृष्टिकोण से अलग होगा।
हालांकि दोनों बांस का प्रयोग कर रहे हैं, उनकी अपनी अपनी रुचियां तथा विचारधाराएं पर्यावरण संबंधी मतभेद उत्पन्न कर देती हैं। इस अर्थ में पर्यावरण संकट की जड़ें सामाजिक असमानताओं में देखी जा सकती हैं। इस प्रकार से पर्यावरण संबंधित समस्याओं को सुलझाने का एक तरीका पर्यावरण तथा समाज के आपसी संबंधों में परिवर्तन है, और इसका अर्थ है विभिन्न समूहों के बीच संबंधों तथा परिवर्तन, पुरुष तथा स्त्री, ग्रामीण तथा शहरी लोग, जमींदार तथा मजदूर, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन, विभिन्न ज्ञान व्यवस्थाओं और भिन्न ज्ञान तंत्र को जन्म देगा जो पर्यावरण का प्रबंधन सुचारू रूप से कर सकेगा। सतत विकास पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था के बीच एक जटिल संबंध रहा है, लेकिन एक बात निश्चित है कि जब तक दोनों के बीच संतुलन नहीं होगा तब तक मानवता का भविष्य बेरंग रहेगा। पिछले 300 साल से जिस तरह से आर्थिक विकास ने प्रकृति को नियंत्रित करने और जनसंख्या के एक वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए बेरहमी से उनके शोषण पर जोर दिया है, उससे हजारों वनस्पति और जीव जंतुओं की प्रजातियों के विलुप्त होने की संभावना बढ़ गई है। गैर नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग पर जोर और बड़ी संख्या में नई नस्लों की शुरुआत के कारण और औद्योगिक दुनिया की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पारिस्थितिकी के क्षेत्र में बहुत तबाही हुई है। दुनिया भर में चिंता बढ़ रही है कि यदि प्राकृतिक संसाधनों की कमी और जैव विविधता के विलुप्त होने की वर्तमान गति कुछ समय तक इसी तरह चलती रही तो भविष्य में आने वाली पीढ़ी को उसकी कीमत चुकानी होगी। सतत विकास वह विकास जो भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए भविष्य की पीढ़ियों की क्षमता को जाने बिना वर्तमान की जरूरतों के साथ समझौता करता है। इसमें दो प्रमुख अवधारणाएं शामिल हैं। जरूरतों की अवधारणा विशेष रूप से दुनिया के गरीबों की आवश्यक जरूरतें जिनको अतिरिक्त प्राथमिकता दी जानी चाहिए, और वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्यावरण की क्षमता पर प्रौद्योगिकी और सामाजिक संगठन को राज्य द्वारा लगाई गई सीमाओं पर विचार करना चाहिए। ब्रंडलैंड की रिपोर्ट अक्टूबर 1987। आज पूंजीवादी विकास का आधार खपत है। नई चीजों को लागू करने के लिए पुरानी चीजों को नष्ट करना होगा ताकि लोग लगातार नए औद्योगिक उत्पादों का उपभोग करते रहें। दुनिया में असमानता बढ़ रही है। विकास और आर्थिक समृद्धि की मात्रा कभी भी पर्याप्त नहीं होती है क्योंकि आकांक्षा कभी समाप्त नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि गरीब लोग हमेशा हाशिए पर रहते हैं क्योंकि उन्होंने कभी अभी तक अपनी कई श्रेणी नहीं बनाई है। बहादुरों, इस नई दुनिया में ऐसी विफलता के लिए अब कोई जगह नहीं है। यह योग्यतम के अस्तित्व के बारे में है। जिस तरह से डार्विन इसके बारे में पागलपन की हद तक चला गया था, असहिष्णु क्यों नहीं होना चाहिए। सुनीता नारायण, डाउन टू अर्थ, 25 जनवरी 2016 में। हम एक असमान दुनिया में रह रहे हैं जहां हम संसाधनों और अवसरों पर नियंत्रण करना चाहते हैं, जहां सामाजिक स्तरीकरण की मौजूदा व्यवस्था ने कुछ लोगों को पहले से ही उपलब्ध संसाधनों और अवसरों के अधिकांश भाग को नियंत्रित करने के आसान अवसर दिए हैं। हमें दुनिया को न केवल खुद के लिए अपितु आने वाली पीढ़ियों तक के लिए सुरक्षित रखना है। हम न तो वर्तमान की जरूरतों से और न ही भविष्य की जरूरतों से अनजान हो सकते हैं। हमें ऐसे समाज का निर्माण करने की आवश्यकता है जहां लोग समान हैं, जहां संसाधनों का न्याय संगत वितरण होता है, जहां लक्ष्य समावेशी विकास होता है, लेकिन वह जो समावेशी है परंतु अन्य नहीं है, यही हमें स्थायी बना देगा। इन तथ्यों के प्रकाश में संयुक्त राष्ट्रों के 193 सदस्यों राज्यों के साथ वैश्विक सिविल सोसाइटी ने एक विचारशील प्रक्रिया के माध्यम से इसका नेतृत्व किया और 17 भूमंडलीय लक्ष्यों के साथ सतत विकास के 196 लक्ष्यों का विकास किया। इन लक्ष्यों को भूतपूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मनु ने अपनी भावनाओं में व्यक्त किया और कहा कि कोई प्लान बी नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी बी ग्रह नहीं है। विचार विमर्श। पानी की कमी प्राकृतिक है या मानव निर्मित? किन सामाजिक कारकों से यह तय होता है कि उसे विभिन्न उपभोक्ताओं में कैसे वितरित किया जाए? पानी को इस्तेमाल करने के विभिन्न तरीके कैसे विभिन्न सामाजिक समूहों को प्रभावित करते हैं? जैसे जैसे नगरों का विस्तार होता जा रहा है वैसे वैसे स्थान के लिए मतभेद और बढ़ते जा रहे हैं। एक और जहां प्रवासी काम की तलाश में शहर आते हैं और कानूनी तौर पर रहने का सीमित स्थान उनके सामर्थ्य के बाहर होता है, वहीं दूसरी ओर वे सरकारी जमीन पर बसने के लिए मजबूर होते हैं।
इस प्रकार की जमीन की मांग काफी बढ़ गई है ताकि समृद्ध वर्ग के लिए यहाँ बड़ी बड़ी बहुमंजिले दुकानें, होटल तथा दर्शनीय स्थल बनाए जा सकें। परिणाम स्वरूप गरीब मजदूर तथा उनके परिवारों को शहर से दूर निकाल फेंका गया तथा उनके घरों को तोड़ दिया गया। जमीन के अतिरिक्त हवा तथा पानी भी इस शहरी पर्यावरण में महत्वपूर्ण प्रतियोगी के रूप में उभर कर सामने आए हैं। संदर्भ: अमिताभ बावस्कर, बिटवीन वायलेंस एंड डिजायर, स्पेस, पावर एंड आइडेंटिटी इन द मेकिंग ऑफ मेट्रोपॉलिटन दिल्ली, इन इंटरनेशनल सोशल साइंस जर्नल 2003। विचार विमर्श: शहर में बसा गरीब वर्ग अक्सर झुग्गियों में क्यों रहता है? वे कौन से सामाजिक समूह हैं जो शहरों में जमीन, जायदाद तथा आवास को नियंत्रित करते हैं? वे कौन से सामाजिक कारक हैं जो व्यक्ति की जल तथा स्वच्छता की आपूर्ति को प्रभावित करते हैं? शब्दावली: आर्द्रता विज्ञान, जल तथा इसके प्रवाह का विज्ञान, अथवा किसी देश अथवा क्षेत्र के जल संसाधनों का अध्ययन। वनोन्मूलन, पेड़ों के काटे जाने के कारण जंगली क्षेत्र में कमी तथा अन्य कारणों के लिए भूमि अधिग्रहण, भूमि को कृषि के उपयोग में लेना। ग्रीन हाउस, पौधों को जलवायु की अति मुख्यतः अत्यधिक ठंड से बचाने हेतु ढका हुआ ढांचा। हरित गृह, गर्म घर की को भी कहा जाता है, बाहर के मुकाबले अंदर का तापमान अधिक होता है। उत्सर्जन, मनुष्य द्वारा प्रारंभ की गई प्रक्रिया के कारण छोड़ी गई गैसें, मुख्यतः उद्योगों तथा वाहनों के संदर्भ में। बहिर्प्रवाही धारा, औद्योगिकी प्रक्रिया के तहत अवशेष जो तरलीय रूप में होते हैं। एक्यूफर्स, प्राकृतिक रूप से बनी भूमिगत संरचना जहां पानी जमा होता है। मोनोकल्चर, पौधों का जीवन एक क्षेत्र विशेष से घटकर जब एक ही प्रकार का रह जाता है। सो गाइस, हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू सो मच। मीट यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। टिल दैट टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय।